नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, हेडलाइंस हैं आज की। पुरानी पेंशन योजना के अपेक्षा न्यू पेंशन को बताया बेहतर और इसके लिए समझाया गणित। अभी ठंड से राहत नहीं, घने कोहरे की चेतावनी। 6 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। कोर्ट का फैसला, प्रोन्नत में शर्तों के साथ आरक्षण पर फैसला संभव। बीएड में प्रवेश न पाने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क वापस भेजने की तैयारी। ये तो थी हेडलाइंस। अब इन्हीं को आप विस्तार पूर्वक वीडियो में देखें। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होती रहेगी। तो आइए वीडियो को देखते हैं और जानकारी को प्राप्त करते हैं। कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST को प्रोन्नत में आरक्षण पर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रोन्नत में आरक्षण के लिए क्वांटिफेबल यानी परिमाण या मात्रा के आंकड़े जुटाने में कैडर को एक यूनिट माना जाना चाहिए, न कि संपूर्ण सेवा को। कोर्ट ने कहा कि प्रोन्नत में आरक्षण देने के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है, साथ ही इसकी समय समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए। प्रोन्नत में आरक्षण के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के बारे में कोर्ट कोई मानक तय नहीं कर सकता है। आंकड़े एकत्र करना राज्य का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST के उचित प्रतिनिधित्व के बारे में आंकड़े एकत्र करना राज्य का दायित्व है। कोर्ट ने SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आकलन के मानक तय करना राज्य पर छोड़ा है। यह अहम फैसला शुक्रवार को जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की पीठ में प्रोन्नत में आरक्षण के कानूनी मुद्दों पर सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में गत 26 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था और कहा ऐसे होना चाहिए आंकड़ों का कलेक्शन। फैसले में कोर्ट ने कहा कि प्रोन्नत में आरक्षण में के मात्रात्मक आंकड़े क्वांटिफेबल डेटा एकत्र करने के लिए कैडर एक इकाई के तौर पर होना चाहिए। संग्रह पूरे वर्ग समूह के संबंध में नहीं हो सकता, लेकिन ये उस पद के ग्रेड श्रेणी से संबंधित होना चाहिए जिस पर प्रोन्नति मांगी गई है। कैडर की अहमियत भी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैडर मात्रात्मक आंकड़े क्वांटिफेबल डेटा एकत्र करने की इकाई होना चाहिए। यदि डेटा का संग्रह पूरी सेवा के लिए किया जाएगा तो ये अर्थहीन होगा। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा VK पवित्रा द्वितीय के फैसले में समूहों के आधार पर आंकड़ों के संग्रह को मंजूरी देना, न कि कैडर के आधार पर कोर्ट के M नागराज और जनरल सिंह ने फैसले में दी गई व्यवस्था के खिलाफ है। आकलन राज्य पर छोड़ दिया गया। पीठ ने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व और पर्याप्तता के परीक्षण के बारे में जाने से जनरल सिंह के फैसले को मना कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि हम इसमें नहीं गए हैं। हमने प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए पद की पदोन्नत में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आकलन राज्य पर छोड़ा है और समीक्षा की अवधि सरकार तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निर्धारण करने के लिए और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से डेटा के संबंध में समीक्षा की जानी चाहिए और समीक्षा की अवधि उचित होनी चाहिए। कोर्ट ने समीक्षा की अवधि निर्धारित करना सरकार पर छोड़ा है। अवमानना याचिका भी लंबित है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें कोर्ट में से प्रोन्नत में आरक्षण के बारे में व्याप्त भ्रम दूर करने का आग्रह किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ किया कि वो किसी भी लंबित याचिका की मेरिट पर कोई विचार नहीं कर रहा है। इस फैसले के आधार पर लंबित याचिकाओं की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में तय की गई कानूनी व्यवस्था के आधार पर लंबित याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने लंबित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की है। याचिकाओं को मुद्दों के मुताबिक समूहों में बांटा गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी लंबित है। 24 फरवरी को कोर्ट कुछ राज्यों और केंद्र याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसमें केंद्रीय गृह सचिव के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर भी सुनवाई होगी। केंद्र और राज्यों ने की थी आधार तय करने की मांग। मामले पर पहले हुई सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने प्रोन्नति में आरक्षण की तरफदारी करते हुए कहा कि 75 इस संबंध में सरकार से कई सवाल पूछे गए थे। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण दिए जाने के आंकड़े भी कोर्ट में पेश किए थे। कोर्ट ने आरक्षण की समीक्षा आदि को लेकर सरकार से कई सवाल भी पूछे थे। केंद्र और राज्य सरकारों में प्रोन्नत में आरक्षण के बारे में 2006 में M नागराज फैसले में तय किया गया था और इस फैसले के बाद प्रोन्नत में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की स्क्रूटनी इतनी सख्त हो गई कि कोई भी राज्य प्रोन्नत में आरक्षण लागू नहीं कर पा रहा था।
तय की गई थी। अधिक तय समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही साफ कर दिया था कि एम नागराज और जनरल सिंह के मामले में दिए गए फैसले को फिर से नहीं खोलेगा। एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने SC/ST की प्रोन्नति में आरक्षण देने के पहले अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाने की अनिवार्यता बताई थी। साथ ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। आंकड़े नहीं होने के आधार पर कई राज्यों के प्रोन्नति के आरक्षण पर हाईकोर्ट से खारिज हो गए, लेकिन राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में आई थी। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यों की अपीलें लंबित हैं। पुरानी पेंशन नहीं, NPS ज़्यादा लाभकारी, और इसके लिए मुख्य सचिव ने समझाया गणित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा गरमाने और कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बाद जब शासन इसे लेकर गंभीर हो गया है, शुक्रवार को मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में वित्त एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक हुई। इसमें पुरानी पेंशन योजना की तुलना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS से की गई समीक्षा के बाद अधिकारियों ने NPS को ज़्यादा फायदेमंद बताया। यही नहीं, दोनों का तुलनात्मक चार्ट भी तैयार किया गया है और अब इसे कर्मचारी संगठनों को भेजा जा रहा है। तुलनात्मक चार्ट में समझाया गया है कि समूह ग के कर्मी को पुरानी पेंशन के रूप में 18,120 रुपये और NPS में 20,450 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं समूह घ के कर्मी को पुरानी पेंशन 17,250 रुपये महीना और NPS में 19,569 रुपये प्रति माह मिलेगी। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के अनुसार सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाली धनराशि NPS के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा है और इस धनराशि को अन्य बचत योजनाओं में निवेश कर और लाभ लिया जा सकता है। NPS के अंतर्गत ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण व सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति ही अनुमन्य है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल में होती है तो मृतक के आश्रित को पुरानी पेंशन योजना में अनुमन्य पारिवारिक पेंशन या फिर NPS में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। NPS से आच्छादित कर्मचारियों के मृतक आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। NPS के अंतर्गत पेंशन निधियों में निवेश कर वर्तमान में करीब 9.5% की दर से वृद्धि हो रही, वहीं GPF में करीब 7.1% ही है। NPS में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति व कैशलेस इलाज की सुविधा है। फिलहाल पेंशन पर शासन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शीतलहर से अभी नहीं मिलेगी राहत, घने कोहरे की चेतावनी जारी। शुक्रवार को खिली धूप ने ठंड से कुछ राहत दी। हालांकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले शीतलहर से ठिठुरन भी रही। मौसम विभाग ने 2 दिन तक प्रदेश भर में शीतलहर और अत्यधिक ठंडे दिन की चेतावनी जारी की है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री की कमी के साथ 21.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री की कमी के साथ 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंडे दिन की स्थिति, सुबह के समय घना कोहरा रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान फतेहगढ़ में 3.6 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरनगर में 4.0 और बरेली में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान आगरा में 21.7 डिग्री और फतेहगढ़ में 20.8 डिग्री दर्ज किया गया। 2 दिन शुष्क रहेगा मौसम। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक शहर का मौसम शुष्क रहेगा। वहीं सुबह के समय प्रदेश भर में कोहरा रह सकता है। इसके साथ ही शीतलहर और ठंडे दिन की चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़त देखी जा सकती है। अगले 3-4 दिनों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। शुक्रवार को शहर का AQI स्तर 150 दर्ज किया गया और अधिकतम 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान प्रति किलोमीटर घंटे की गति से अगले 3 से 4 दिनों में चल सकती हैं ठंडी हवाएं। 6 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। लखनऊ कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने सभी स्कूल और कॉलेजों को अब 6 फरवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया। इसके पहले शिक्षण संस्थानों को 30 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जनवरी को स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर
शासन ने 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया। कोरोना महामारी का प्रकोप जारी रहने पर शिक्षण संस्थाओं को पहले 23 जनवरी और फिर 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। अब सरकार ने 6 फरवरी तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि कोरोना के सक्रिय मामले देश में तेजी से कम हो रहे हैं। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,907 नए मामले सामने आए हैं। चयनित तदर्थ शिक्षकों को विद्यालय आवंटित। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट द्वारा अभिलेख सत्यापित मानकर चयनित कराए गए 18 तदर्थ शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया। यह अभ्यर्थी वर्ष 2021 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, लेकिन तदर्थ शिक्षक का अधिभार अंक नहीं दिया गया था। बाद में हाई कोर्ट ने चयन बोर्ड से पूछा कि अगर अभिलेख सत्यापित हो तो कितने तदर्थ शिक्षक चयनित हो जाते। इस प्रकार इन लोगों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। बीएड में प्रवेश न पाने वाले लोगों का वापस होगा शुल्क। लखनऊ। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-22 में शामिल होने के बाद भी सीट न पाने वाले करीब 37,000 अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। काउंसलिंग कराने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों को सीटें नहीं आवंटित हुई थी, जल्द ही उनका शुल्क खाते में वापस कर दिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1 फरवरी से शुल्क भेजने की तैयारी की है। इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। दाखिले के लिए 2 महीने 3 दिन तक चली काउंसलिंग की प्रक्रिया 20 नवंबर को समाप्त हुई थी। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि प्रदेश के करीब 5,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सीधी काउंसलिंग में प्रतिभाग कर 51,250 रुपये शुल्क जमा कर दिया था, लेकिन कोई सीट आवंटित नहीं हो पाई। इसके अलावा करीब 32,000 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली और पूल काउंसलिंग में शामिल होने के लिए 5,000 रुपये एडवांस में जमा किए थे। इन्हें भी सीट नहीं मिल पाई। इन सभी के शुल्क वापसी की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू करने की तैयारी है। अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर ली गई है। धनराशि काउंसलिंग के समय भरे गए बैंक खाते में वापस भेजी जाएगी। सबसे पहले 51,250 रुपये वाली धनराशि अभ्यर्थियों को रिफंड करी जाएगी। प्रवेश न पाने वाले अभ्यर्थी 2 महीने में अपना शुल्क वापसी का इंतजार कर रहे हैं।